हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ 150 प्लस क्वेश्चंस हैं और उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो आपके लगभग 200 से तो ज़्यादा ही जाने वाले हैं। और मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास मैंने आप लोगों को कराया है। मध्यकालीन इतिहास आज मैं आप लोगों को करा रही हूँ। डेली ये चलता रहेगा, एक एक सेक्शन आप लोगों को डेली कराया जाएगा, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है तुर्कान ए चहलगानी। मैंने जो कल वीडियो डाली थी उसको आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, सो उम्मीद करती हूँ आगे जो आपकी वीडियोस आएंगे उनको भी आप सपोर्ट करेंगे और आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है सेशन। सो तुर्कान ए चहलगानी किससे संबंधित है? अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, PYQ पेपर जो 100 क्वेश्चंस का करा रही थी वो नहीं आ पा रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पर आपके PYQ ही चल रहे हैं। सो तुर्कान ए चहलगानी किससे संबंधित था? तुर्कान ए चहलगानी किससे संबंधित था? सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तुर्कान ए चहलगानी की बात करते हैं। इसी को ही दल चालीसा बोला जाता है ना। और ये क्या होता था, जो इल्तुतमिश था, आपको पता है स्लेव डायनेस्टी की बात करते हैं हम, गुलाम वंश जैसे मामुलक वंश भी बोला जाता है। आपको पता है 1206 से 1215 तक, 1206 से 1526 दिल्ली सल्तनत चल रही थी। और दिल्ली सल्तनत के अंदर जो पहली डायनेस्टी थी वो थी गुलाम डायनेस्टी, या इसी को बोलते हैं हम मामुलक डायनेस्टी। मामुलक वंश, जिन्होंने और इसका जो फाउंडर माना जाता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को मानते हैं, जो 1206 से 1210 तक क्या रहा था, दिल्ली का सुल्तान बन के रहा। अब ऐबक का मतलब होता है यहाँ पे गॉड ऑफ मून, यानी कि चंद्रमा का देवता कहा जाता है उसको। इसके अलावा जो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक है उसको टाइटल भी दिया गया था लाख बख्श का। लाख बख्श, लाखों को दान देने वाला, तो जनता ने टाइटल दिया था लाख बख्श। इसके अलावा उसने सिपह सलाहकार के रूप में ही काम किया, कभी सुल्तान का पद धारण नहीं किया था, अपने सिंहासन पर कभी नहीं बैठा था। क्यों? आर्मी चीफ के रूप में, यानी कि सेनापति, सिपह सलाहकार, इसका ये टाइटल भी था, जिसका आर्मी चीफ या सेनापति हम बोलते हैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा मोहम्मद गौरी जब था तो मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दोज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी वही है जिसने नालंदा जो विश्वविद्यालय उसको नष्ट करा था बिहार के अंदर। तो जब ये मोहम्मद गौरी, इसकी कोई खुद का जो उत्तराधिकारी वो तो था नहीं, लेकिन हाँ इसने अपने स्लेव को ही यहाँ पर एरिया बांट दे रखा था। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो कुतुबुद्दीन है उसने एज ए आर्मी चीफ के रूप में ही काम किया था और वो इसको बहुत ज़्यादा मानता था। तो फिर इसका जो दामाद और इसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का था, वो था इल्तुतमिश, जो उस समय इसने गवर्नर बना रखा था, जिसे बदायूं उत्तर प्रदेश का। 1210 में जब पोलो यानी कि चौगान खेलते समय इसकी डेथ हो जाती कुतुबुद्दीन ऐबक की, है ना, लाहौर के अंदर, वहीं पर इसकी टोम्ब भी है। सो 1210 में इसका बेटा आराम शाह बनता है नेक्स्ट सक्सेसर, नेक्स्ट उत्तराधिकारी बनता है। लेकिन इल्तुतमिश चाहता था कि मैं बनूं, तो इनके बीच में एक बैटल होता है, किसके बीच में? आराम शाह जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था। 1211 में बैटल ऑफ जूड़ होता है। क्या होता है? बैटल ऑफ जूड़, या इसी को इस तरीके से भी लिखा जाता है और हिंदी में लिखते हैं जौ, है ना, पंजाब के अंदर। आराम शाह वर्सेस इल्तुतमिश में, जिसमें आराम शाह हार जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, इल्तुतमिश जीत जाता है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, यहाँ पे दामाद था। तो नेक्स्ट जो यहाँ का सुल्तान बनता है दिल्ली का 1211 से 1236 तक, वो कौन बनता है? इल्तुतमिशी। वैसे देखो दिल्ली सल्तनत में गुलाम डायनेस्टी को जिसने फाउंड किया था, है ना, संस्थापक जो है वो माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछता है दिल्ली सल्तनत का तो वो था आपका इल्तुतमिश। और ये पहला सुल्तान था इंडिया का, भारत का पहला सुल्तान था जिसने खलीफाओं से किसका टाइटल लिया था? सुल्तान का टाइटल लिया था। ये भारत का पहला सुल्तान था जिसने खलीफाओं से लीगली, जो बगदाद के खलीफा हुआ करते थे, उनसे टाइटल लिया था सुल्तान का। लास्ट सुल्तान ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछेगा तो वो लोधी डायनेस्टी में इब्राहिम लोधी रहा है। यहाँ पर आया था फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया
इल्तुतमिश, लास्ट सुल्तान ऑफ इंडिया इब्राहिम लोदी डायनेस्टी का। और जो इल्तुतमिश था उसने सिल्वर कॉइन्स यानी कि चांदी के सिक्के चलाए थे जिनको टका या टंका कहा जाता था। इसने तांबे के सिक्के कॉपर कॉइन भी चलाए थे जिनको जीतल कहा जाता था। है ना। अब क्या होता है कि 1215 में, अभी मैं वहीं पर आ रही हूँ तुर्कान चहलगानी पे। 1215 में एक थर्ड बैटल ऑफ तराइन होता है जो कि आपका यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच में। आपको पता है कि यल्दोज भी गौरी का क्या था, गुलाम था। कुतुबुद्दीन, यल्दोज, कुबाचा, बख्तियार कागी, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली वाला रीजन मिला था, यल्दोज को जो आपका गजनी और अफगान वाला था, कुबाचा को काबुल और कांधार दिया गया था। ठीक है ना, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर बैटल होता है यल्दोज वर्सेस इल्तुतमिश के बीच में। यल्दोज जो कि गजनी का शासक था, कुबाचा जो है काबुल और कंधार का था। इसमें आपका इल्तुतमिश जीतता है, यल्दोज हारता है। तो आप किसका जो यल्दोज वाला रीजन था वो भी किसके पास आ जाता है, इल्तुतमिश के पास आता है। अब इसी के टाइम पे 1221 में इन्वेजन होता है, मतलब चंगेज़ खान का जो मंगोलॉइड था, मंगोली था, है ना, उनका अटैक होता है इल्तुतमिश के टाइम पे 1221 ईस्वी में। जिसका चंगेज़ खान का जो वास्तविक नाम है वो है तैमूजीन। क्या है, तैमूजीन। इसका छोटा भाई था और इसके छोटे भाई की हत्या कर दी थी जलालुद्दीन मगवर्नी ने। तो उसी का पीछा करते हुए ये यहाँ पर आ गया था इंडिया के अंदर इल्तुतमिश के टाइम पे। हालांकि इसने इल्तुतमिश के टाइम पे ऐसा कोई वो करा नहीं था क्योंकि वो उसको जलालुद्दीन ने उसको सौंप दिया गया था और उसके बाद वो चीज़ें वहीं पे रुक गई थी। इसी के बीच में ये स्टार्ट करता है तुर्कान चहलगानी। कौन करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इल्तुतमिश। तुर्कान चहलगानी यानी कि दल चालीसा, 40 लोगों यानी कि इसके 40 गुलामों का एक ग्रुप हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पर किसने इसको शुरुआत करा है, आपका इल्तुतमिश ने इसकी शुरुआत करी है। अब इसके अलावा हम बात करते इक्ता सिस्टम, इक्ता प्रथा, है ना, इक्ता प्रथा के सिस्टम भी इसी ने शुरुआत करी थी प्रोविंसेस, प्रांतों के अंदर। अब उस इक्ता सिस्टम के अंदर जो इक्तेदार होता था, है ना, इक्ता सिस्टम के अंदर जो हेड होता था, प्रोविंसेस अधिकारी, प्रांत अधिकारी होता था, उसे इक्तेदार कहा जाता था और इसी को इक्तेदारी भी कहते हैं। इसके अलावा इसने 1229 में कुतुब मीनार का वर्क कंप्लीट, आपको पता है कि 1199 में कुतुब मीनार को कंस्ट्रक्ट किया था, उसने नींव रखी थी दिल्ली के अंदर। लेकिन 1229 में इसको पूरा किसने कराया था, 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार की नींव रख रहा है और बाद में इसको कंप्लीट नहीं कराया था, उसी बीच में उसकी डेथ हो जाती है। तो 1229 में इल्तुतमिश उसको पूरा करवाता है, कंप्लीट कराता है, ये भी पूछा जाता है। साथ में जो इल्तुतमिश है, आपको पता है जब कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने कैपिटल बनाई थी लाहौर, लेकिन इल्तुतमिश अपनी कैपिटल शिफ्ट कर देता है लाहौर से दिल्ली। और बाकी तो आप लोगों को पता है इसके 4 बेटे और 1 बेटियां थी। 4 बेटे इसके अयोग्य हुआ करते थे, बेटी इसकी बहुत ही पावरफुल थी। और 1236 में इसकी इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और इसकी जो टॉम्ब कब्र है वो दिल्ली में कुतुब मीनार के प्रेमाइज यानी कि परिसर में ही है। और 1236 में जैसे इसकी डेथ होती है, इसका बड़ा बेटा दिल्ली का सुल्तान बनता है जो कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह के नाम से, है ना। फिर उसके बाद रजिया सुल्तान बनती है। ये सारी चीज़ें बाकी हम बात करेंगे रजिया सुल्तान की। और इसका जो भाई था बहराम शाह और दल चालीसा के लोगों ने मिलकर के इसकी हत्या करवाई थी। ये आपको सारी चीज़ें पता होंगी। यहाँ पे तुर्कान चहलगानी की बात हो रही थी तो उसके बारे में मैंने बताया था। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ पूछा जाता है। देखो, तुर्कान चहलगानी को शुरू करा था, यानी कि इस दल को बनाना शुरू करा इल्तुतमिश ने, लेकिन इस दल को अबॉलिस्ट किसने किया था, तुर्कान चहलगानी को अबॉलिस्ट किसने किया था, तो बलबन अबॉलिस्ट दल चालीसा, यानी कि दल चालीसा का अंत किसने करा था, तो वो गयासुद्दीन बलबन ने करा था। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नीति का कठोरता से लागू किया था, बताइए।
क्वेश्चन नंबर है सेकंड। देखिएगा, आपको अगर थोड़ा सा वो लग रहा होगा, लेकिन फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हुए चलूँ तो फिर चीज़ें थोड़ा सा खींचेंगी। तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नीति का कठोरता से लागू किया था? तो बाजार नीति को कठोरता से लागू करने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन ने कई नियमों के साथ बाजार को नियंत्रित किया था, जैसे सभी वस्तुओं की लागत तय की, बिक्री के लिए सभी सामान खुले बाजार में लाए गए, जिसे सराय भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सराय कहा जाता। उसने दीवानी रियासत नामक मंत्री के अधिक बाजार नियंत्रण विभाग की अधीन जो है बाजार नियंत्रण विभाग को भी गठित किया था। और अलाउद्दीन खिलजी 1296 में दिल्ली के सिंहासन पर सत्तारूढ़ हुआ और पहला तुर्की सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया था। अलाउद्दीन खिलजी, तो यहाँ पर अब चल रही है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी 1290 से, है ना, 1290 से लेकर के 1320 तक यहाँ पर खिलजी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया जाता है दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक आपकी यही डायनेस्टी रही। इसका जो फाउंडर है, संस्थापक है, वो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब इसकी भी मैं कहानी बता दूं। अब ये जो फिरोज, वैसे इसका रियल नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, 1290 से 1296 तक शासन करता है, जिसका वास्तविक नाम था मलिक फिरोज। ये जो मलिक फिरोज था, ये मलिक फिरोज जो है ना, आपका जो ये था दिल्ली सल्तनत में आपकी गुलाम डायनेस्टी, गुलाम वंश चल रहा था। उसी में बलबन का जो पोता हुआ करता था कैकुबाद, उसने इसको अपना क्या बना रखा था? वजीर बना रखा था, यानी कि पीएम, प्रधानमंत्री बना रखा था। तो ये जो कैकुबाद है, यानी कि बलबन के पोते, जो कि आपका कैकुबाद था, नेक्स्ट बलबन के बाद नेक्स्ट रूलर, नेक्स्ट शासक, उसकी हत्या कर देता है। हालांकि उसने इसको अपना पीएम, प्रधानमंत्री बनाया, इक़्तिदार बनाया पंजाब का, और ये उसी की हत्या करवा देता है। उसके बाद कैकुबाद के कज़न कैमुअर्स को 1290 में गुलाम वंश का क्या बनाता है? नेक्स्ट रूलर बनाता है, जो कि गुलाम वंश का अंतिम शासक भी था। तो इसने कैकुबाद को तो मरवाया, फिर उसका जो कज़न था कैमुअर्स, जो नेक्स्ट गद्दी पे बैठा था कैकुबाद के बाद 1290 में, उसको भी इसने मरवा दिया। अब जब उसको मराने के बाद इसने एक नई डायनेस्टी स्टैब्लिश करी थी, जिसे बोला जाता है खिलजी डायनेस्टी। और इसने जो रूल करा था वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से करा था, 1290 से 1296 तक। इसका वास्तविक नाम क्या था? मलिक फिरोज था। 1293 में जो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी होता है, ये 1293 में अटैक करता है देवगिरी के रूलर रामचंद्र। देवगिरी कहाँ? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के रूलर हुआ करते थे रामचंद्र देव, उन पर क्या करता है? साउथ इंडिया में उन पर अटैक करता है। और ये अटैक दक्षिण में मुसलमानों का पहला आक्रमण माना जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये जीत भी जाते हैं, है ना। उसके बाद इसका भतीजा हुआ करता था, इसका भतीजा और दामाद हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी। अली गुरसासप बोला जाता है। ये इक़्तिदार था इसके टाइम पे कहाँ का? कड़ा कोशाम्बी, यूपी वाला रीजन का। जब 1296 में थर्ड अटैक होता है मंगोलॉइड्स का दिल्ली में, यानी कि मंगोल जब दिल्ली पर तीसरा आक्रमण करते हैं 1296 में, उस समय अलाउद्दीन ही जाता है इन्हें रोकने के लिए। अलाउद्दीन मंगोलों को हराता है। इनके 2000 सैनिकों को वो, मतलब जब भाई इनके लीडर्स को ही मार दिया तो सैनिक इसके कब्जे में आ जाते हैं, तो उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है न्यू मुस्लिम्स में, नवीन मुसलमानों में। और उसके बाद जो है आपका जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, वो एक शहर को गठित करता है, क्या है? मुगलपुर, दिल्ली में। उसके बाद ये अपने ही ससुर और अपने ही चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर देता है 1296 में, और बन जाता है दूसरा रूलर, बनता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी डायनेस्टी का। 1296 से 1316 तक ये क्या करता है? रूल करता है। और इसकी जो जानकारी मिलती है ना, वो मिलती है जोधपुर इंस्क्रिप्शन, जोधपुर अभिलेख से। और ऐसा माना जाता है कि ये दिल्ली सुल्तान के अंदर पहला सुल्तान था जिसने पेइंग सैलरी टू आर्मी, अपनी सेना में नगद वेतन दिया था। और इसने अपनी परमानेंट आर्मी रखी थी, यानी कि अपनी परमानेंट स्थायी सेना भी रखी थी।
क्या रखी थी इसने? अपनी स्थायी सेना रखी थी। इसी के टाइम पे 1298 में मंगोल चौथा अटैक करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर भी इनको हरा देता है, 3 टाइम्स वो इनको हराता है। उसके बाद 1298 में गुजरात मिशन इसका चलता है, जो कि कर्णदेव के अगेंस्ट था, और वहीं पर इसका एक गुलाम बनाता है ये मलिक काफूर को, जो एक किन्नर हुआ करता था, और इसे वो अपना आर्मी चीफ अपॉइंट कर देता है। और इस मलिक काफूर को वो 1000 दिनारी में खरीदता है, इसीलिए मलिक काफूर को बोला जाता है 1000 दिनारी। और 1299 में ये अटैक करता है रणथंबोर में, वहाँ के रूलर थे हमीर दे, उनको भी हराता है। इसके अलावा इसी के टाइम पे जो थे कंटेम्प्रेरी चल रहे थे, कौन? पैरेट ऑफ इंडिया, तोता हिंद किसको बोलते हैं? अमीर खुसरो को। इनकी वैसे जो करियर की शुरुआत होती है वो बलबन के समय होती है, और ये ज़्यादातर दिल्ली सल्तनत के ज़्यादातर राजाओं के क्या रहे हैं? कंटेम्प्रेरी रहे, साथ साथ चल रहे थे। इन्होंने सितार तबला वादक रहे, साथ ही इन्होंने खड़ी बोली का विकास भी किया था, एक कव्वाली गायक भी माने जाते हैं, है ना। और इन्होंने कश्मीर को पैराडाइज ऑफ अर्थ भी कहा है। और इनके जो गुरु हुआ करते थे वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया थे। अमीर खुसरो के बारे में मैंने बताया, पैरेट ऑफ तोता से लेकर आपका इनके गुरु हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया तक। उसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने 1303 से लेकर चित्तौड़ मिशन भी चलाया था, और वहाँ के रूलर रावल रतन सिंह के ऊपर, रावल रतन सिंह डिफीट किया। फिर वहाँ पर वहाँ से एक उपन्यास जो है पद्मावत, उसमें मिलता भी है मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत लिखी थी। महारानी पद्मावती ने जौहर, जब ये जिनका चित्तौड़ मिशन चल रहा था तब उन्होंने फर्स्ट यहाँ पे जो जौहर किया था उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। बाकी इन्होंने 1300 इसने जो है अलाउद्दीन खिलजी ने 1306 में साउथ इंडिया के लिए भी मिशन चलाए थे, है ना। दिल्ली से तेलंगाना की कैपिटल उस समय वारंगल हुआ करती थी, और वहाँ पे वारंगल में काकत्या डायनेस्टी चली थी जिसका रूलर था प्रताप रुद्रदेव। तो 1308 में जो ये मलिक काफूर, जो इनको गुजरात मिशन के टाइम पे इन्होंने अपना जिसे गुलाम बनाया था, 1000 दिनारी में खरीदा था, किन्नर था, एक आर्मी चीफ इसने अपॉइंट किया था, जिसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। उसी की हेल्प से ये अटैक करते हैं वारंगल पर, और रुद्रदेव को हराकर अपनी अधीनता स्वीकार करने को मजबूर कर देते हैं। और जो कोहिनूर डायमंड है ना, वो मलिक काफूर को ही वहाँ की खदान से, गोलकुंडा की खदान में मिला था, और जिसका ओल्ड नेम है गोलकुंडा का हैदराबाद। फिर इसके बाद इसने टाइटल लिया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, सिकंदर सानी का, ठीक है ना, अलेक्जेंडर थर्ड जिसको बोला जाता है, सॉरी सेकंड। उसके अलावा अमीर खुसरो जो है, इन्होंने एक टाइटल दिया था इसे सुल्तान जहाँ, सुल्तान ऑफ वर्ल्ड, संसार का सुल्तान। उसके अलावा इसके टाइम पे टैक्स लगते थे, ये पूछे जाते हैं, जैसे आपका घरई टैक्स है, घरई कर, या आपका एक हाउस टैक्स होता था। क्या होता था? हाउस टैक्स होता था। आपके जो चरई कर हैं मवेशियों के लिए, एनिमल कैटलिंग टैक्स बोला जाता है, मवेशी बोला जाता है। इसके अलावा इसने और भी जैसे कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे अलाई मीनार है, अलाई दरवाज़ा है, श्री फोर्ट है, चोर मीनार है, चोर मीनार इन हौज खास, दिल्ली के अंदर ये बनाए थे। इसने अपने कैपिटल श्री दिल्ली में बनाई थी। इसने एक डिपार्टमेंट भी खोला था जिसे बोला था दीवान ए मुस्तखराज। ये जो विभाग बनाया गया था, जो करप्शंस है, भ्रष्टाचार है, उसे नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। साथ में इसको बता ही दिया इसने, हाँ, हुलिया दाग सिस्टम को भी मतलब शुरू करा था। मार्केट कंट्रोल ये भी इसने शुरू करा। 1316 में फाइनली इसकी क्या हो जाती? डेथ हो जाती है। इसकी जो टॉम है वो दिल्ली के अंदर ही यहाँ पर है, मतलब लास्ट में इसको कोड़ लेप्रोसी हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है? कोड़, इसको बीमारी हो जाती है। अब आता है सजदा और पाबूस की परंपरा किसने प्रारंभ करी थी? भाई सजदा और पाबूस की परंपरा, सजदा मतलब होता नहीं वो दरबार में सुल्तान के सजदा का मतलब ऐसे साष्टांग भी होता है। पायबोस का मतलब दरबार में सुल्तान के पैरों को चूमना और झुक करके वो करना, सजदा मतलब सिजदा हो गया है। बलबन ने ईरानी त्यौहार नरोज जो है ना, उसकी भी शुरुआत करी थी। और रीति रिवाज, इन रीति रिवाजों ने कुलीनता अंगुतकों को पूरी तरह से विनम्र और गूंगा बना दिया था। तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर गयासुद्दीन बलबन की, तो ये जो गयासुद्दीन बलबन हुआ करता था, ये जब गुलाम डायनेस्टी चल रही थी, गुलाम वंश चल रहा था,
उसमें नसरुद्दीन महमूद उस समय शासक था 1246 से 1265 के बीच में। तो ये उसका वजीर था, प्रधानमंत्री हुआ करता था बलबन का, और बलबन ने इसे टाइटल भी दे रखा था उलूग खां का। बलबन को दी थी, सॉरी, इसने बलबन को टाइटल दिया था उलूग खां का। तो चलो ये तो हो गई। अब जो गयासुद्दीन बलबन है 1265 से 1287 1287 तक 65 से 1265 से 1287 तक रूल करता है। ये दल चालीसा का अंत करता है। टाइटल लेता है जिल ए लाही, शेडो ऑफ गॉड, यानी कि भगवान देवताओं की छाया। खुद को अपना खुद ही लेता है ये टाइटल, इसे कोई देता नहीं है। और इसी ने जो है ना लोह और रक्त की नीति, पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड, किसने शुरू करा था दिल्ली में? इसी बलबन ने ही करा था। इस पाबोस और सजदा को सजदा को इसी ने ही शुरू करा था। और इसने खुद क्या करा था? बलबन ने ही पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड, लोह और रक्त की नीति चलाई थी। कहाँ? दिल्ली के अंदर। तो ये सारी चीज़, और इसी ने जो नेरोज पर्शियन न्यू ईयर है, फारसी नववर्ष, जो कि 21 मार्च को मनाया जाता है, उसकी शुरुआत करी थी। और 1287 में मंगलोइड का सेकेंड अटैक होता है। मंगलोइड का सेकेंड अटैक होता है इनके ऊपर। उसके बाद जब इसका मंगलोइड का अटैक होता है दिल्ली में, है ना, जो बलबन है इसका बेटा था शहजादा मोहम्मद, वो इसमें मारा जाता है। और इसी मतलब जब इसका बेटा मारा जाता है शहजादा मोहम्मद, तो ये सदमे से खुद ही मर जाता है 1287 में। और इसकी जो टॉम्ब है, इसको और इसकी और बेटे की टॉम्ब, वो आपकी कहाँ पर है? दिल्ली में ही है, मेहरौली आर्कियोलॉजी पार्क में। मतलब पुत्र वियोग में मारा जाने वाला या मारा गया जो सुल्तान था, वो कौन था? गयासुद्दीन बलबन ही था। और इसके बाद जो मैंने बताया था, इसके बाद इसका पोता बनता है कैकुबाद, फिर उसका कज़न बनता है कैमुअर, जो कि लास्ट या अंतिम सुल्तान हुआ करता था गुलाम उसका। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। किस शासक ने कुतुब मीनार की संरचना को पूरा करवाया था? तो ये आपको मैंने बताया है, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। सो कुतुब मीनार का 1199 में जो नींव रखी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। 1229 में उसको पूरा कराया था किसने? इल्तुतमिश उसको पूरा कराता है। कब कराता है? 1229 में कराता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और हाँ, जो आपका फिरोज शाह तुगलक, आगे और बता दो इस कुतुब मीनार के बारे में। फिरोज शाह तुगलक जब रूल कर रहा था उस समय बिजली गिरती है, उसके कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो जाती है। और इसी कारण जो है फिरोज शाह तुगलक ने 2 छोटी मंजिलें बनाई थी, जिसमें इसमें 5 मंजिल हो गई थी। तो ये आप ध्यान रखिए, किसने बनाई थी पूछा जाता है। जित्तल नामक तांबे के सिक्के को जारी किया गया था। तो जित्तल नाम का जो तांबे का सिक्का को मैंने बताया है ना, कॉपर कॉइन्स बोला जाता है जिसको, तांबे के सिक्के होते थे जिन्हें जित्तल बोलते थे। तो इसको जारी किसने किया था? इसी ने साथ में मैंने बताया था सिल्वर कॉइन, चांदी के सिक्के जिन्हें टका या टंका कहा जाता था, उनकी भी शुरुआत करी थी। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर इल्तुतमिश ने। तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना। तो ये आपका ऐसा नहीं कि इसमें सारी चीज़ें हैं, ये एक्स्ट्रा फैक्ट मेरी साइड से आप लोगों के लिए स्पेशली, क्योंकि रिवीजन चल रहा है, तो रिवीजन को रिवीजन की तरह जैसे उत्तराखंड कराए वैसे ही आपको ये भी कराने की मैं कोशिश कर रही हूँ। रजिया सुल्तान किस वर्ष शासिका बनी थी? तो मैंने बताया था ना, रजिया सुल्तान जो है वो बहराम, क्योंकि यहाँ पर रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो है वो अपने आप को डिक्लेयर कर देता है जैसे ही इल्तुतमिश की डेथ होती है। उसके बाद यहाँ पर जो है, अच्छा, रजिया सुल्तान, शी वॉज द फर्स्ट एंड ओनली फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली। दिल्ली सुल्तान, दिल्ली की, है ना, पूरे भारत और दिल्ली सल्तनत की या दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान ही थी, जिन्होंने रूल करा था 1236 से 1240 में। किससे कब करा था इन्होंने? 1236 से 1240 में इन्होंने रूल किया था। तो किस वर्ष शासिका बनी थी? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, 1236। मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान ही थी। और भारत में पहली बार कोई महिला इस्लामी परंपराओं का उल्लंघन करते हुए शासिका बन रही है, तो ये सबसे बड़ी बात थी। अब भाई, अब किसी को ये मंजूर नहीं होता है कि महिला उनके ऊपर चीज़ों को हुकूमत करे,
मतलब उन पर वो करे। तो नहीं चाहते थे, और दल चालीसा तब तक स्ट्रांग हो चुका था, है ना। तो यहाँ पर आपका जो याकुत खान था, जो इसका प्रेमी हुआ करता था, उसको वो घोड़ों का रखवाला, तो अश्वशाला जो होती थी उनका शाही अश्वशाला का प्रमुख बना दिया गया था। उसको अमीर ए आखुर बना दिया गया था, शाही अश्वशाला का प्रधान बनाया गया था याकुत खान, जो इसका प्रेमी था। 1240 में अल्तुनिया विद्रोह कर देता है, क्योंकि अल्तुनिया प्रेम करता था इससे, लेकिन ये प्रेम करती थी याकुत खान से। अब जब 1240 में जो आपका रिवोल्ट, क्योंकि ये पहले इसके क्या होते थे, वफादार हुआ करते थे अल्तुनिया, जब इसको ये नहीं मिली, है ना, तो फिर इसने क्या कर दिया था, रिवोल्ट शुरू कर दिया। इसमें अल्तुनिया ने जो याकुत खान है उसको तो मार दिया और रजिया को बंदी बना लिया। उसके सामने 2 ऑफर रखे, या तो तुम क्या करो, मुझसे शादी कर लो, या फिर मुझे दिल्ली का सुल्तान बना दो। तो इसने वहाँ पे शादी वाला प्रस्ताव एक्सेप्ट करा, उससे शादी कर ली। अब जो बहराम शाह इसका भाई था और जो दल चालीसा था, इन्होंने मिलकर षड्यंत्र रचा, और कैथल में जब ये लोग वापस जा रहे थे, दिल्ली की तरफ जा रहे थे, तो कैथल में ये रेस्ट कर रहे थे, मतलब रात को आराम कर रहे थे, तो वहीं पर ही इनकी हत्या कर दी जाती है, इनकी ही वहाँ पर हत्या कर दी जाती है। तो इसकी जो टॉम्ब है रजिया की, वो वहीं पर ही है, कैथल हरियाणा के अंदर। सो इसलिए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा गुलाम वंश का नहीं था शासक? तो इनमें कौन सा गुलाम वंश का शासक नहीं रहा? तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, लोदी डायनेस्टी का जो शासक था, है ना, और सिकंदर लोदी का पुत्र इब्राहिम लोदी डायनेस्टी का था, ना कि गुलाम वंश का। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में इक्ता प्रारंभ किया था? तो इक्ता सिस्टम मैंने अभी जस्ट बताया था, इक्ता सिस्टम को शुरू करने वाला था ही कौन, और जो उसका प्रधान होता था वो इक्तेदार होता था, है ना, और इसी को इक्तेदारी सिस्टम भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए, इल्तुतमिश ने शुरू करा था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और उत्तराधिकारी था। इसने इल्बरी वंश, मतलब गुलाम वंश के अंदर इसने इल्बरी या इल्बरी तुर्क हुआ करता थे। शमशी वंश भी इसको माना जाता है, इसका कि मतलब इसका शासक रहा है। इसने अपने पद को वंशानुगत, अच्छा वंशानुगत इसी के टाइम से होना शुरू हुआ था। ठीक है। इक्ता संस्था का जो प्रयोग है ना, वो भारतीय समाज की सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करने और साम्राज्य के जो दूर वाले क्षेत्र हैं, भाग है, उनको केंद्र के साथ जोड़ने के लिए एक साधन के रूप में इसने इसे शुरू करा था। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? सो कौन था जो इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? सो ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश के प्रतिद्वंदी की हम बात कर रहे हैं, कौन नहीं था? सो वो मलिक अल्तुनिया नहीं था, मलिक अल्तुनिया नहीं था, क्योंकि इसके जो प्रतिद्वंदी थे वो यल्दोज थे, नसरुद्दीन कुबाचा था, अलीमर्दन इल्तुतमिश के क्या थे, ये प्रतिद्वंदी थे। और क्योंकि ये जो आपका अल्तुनिया बना था ना, वैसे तो इसने सूबेदार बनाया गया था, लेकिन इसका रजिया सुल्तान का प्रतिद्वंदी माना जाता है, इसने विद्रोह करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित हैं? अब बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10, बलबन के उससे करियर बनी है ना, बलबन के टाइम से। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, ऑप्शन बी। ये एक खुसरो बलबन के राजदरबार से संबंधित कैकुबा, जलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक, इनके अंतर्गत ये शाही सेवा में कार्यरत रहे। इनके कुछ कृति जैसे किरान उस सादीन, मिफ्ताह उल फुतूह, आशिका, बहुत सारी इन्होंने अपनी क्या लिखी हैं, कृतियाँ लिखी। अब आते हैं खिलजी वंश पे। किस पे आते हैं? खिलजी वंश पे। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सुल्तान बनने से पहले निम्नलिखित में से किसने कड़ा के गवर्नर के रूप में काम किया है? तो कड़ा के गवर्नर के रूप में आपको बताया था, खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और उसी के टाइम पे जो है यहाँ पर
उसी के टाइम पे ये किसका, उसी का भतीजा और दामाद रहा है अलाउद्दीन खिलजी, जिसे उसे कड़ा का इक़्तिदार बना रखा था। तो यहाँ पर हो जाएगा किसके टाइम पे था ये, किसके टाइम पे कार्य किया था इसने, किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और खुद को कड़ा मानिकपुर में ही अपना सुल्तान घोषित कर दिया इसने, उसको हरा करके। और बाद में जो है दिल्ली में बलबन के राजमहल में इसने अपना राज्याभिषेक भी कराया था। सो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, एक चीज़ बता दूँ, गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश, फिर आती है रजिया सुल्तान, फिर आते हैं यहाँ पे बहराम शाह, जैसे रजिया सुल्तान को दलचाली शाह के हाथों ये मरवाता है। फिर ये आपका बहराम शाह गुलाम वंश में रूल करता है 1240 से 1242 तक। इसने एक पोस्ट बनाई थी नायाब ए मुमलकात की, जो एतगीन हुआ करता था उसको इस पोस्ट पे बैठाया था। और जो दल चालिशा है, जो सबसे ज़्यादा हीट पे रही, पावरफुल रही थी, बहराम शाह, क्योंकि इसने रजिया को मरवाया था। और फर्स्ट अटैक ऑफ, देखो जब इल्तुतमिश के टाइम पे आता है तो वो पीछा करते हुए आता है, जिसने उसके छोटे भाई की हत्या कराई थी, नाम बताया था जलालुद्दीन मगवरनी, उसका पीछा करते हुए आया और यहाँ पर उसको सौंप भी दिया, लेकिन उसने अटैक नहीं करा था। जो उसने अटैक करने शुरू करे थे वो बहराम शाह के टाइम पे मंगोलों ने भारत पर, ये वैसे उनका दूसरा था, लेकिन परंतु दिल्ली सल्तनत का ये पहला रहा है ना। दिल्ली सल्तनत में पहला जो प्रॉपर उसने अटैक किया था वो बहराम शाह के टाइम पे किया। दूसरा अटैक गयासुद्दीन बलबन के टाइम पे करता है। तीसरा खिलजी डायनेस्टी में आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के टाइम पे करता है। हालांकि उसका जो इक़्तिदार था अलाउद्दीन खिलजी वो उनसे निपटता है। उसके बाद चौथा अटैक करता है वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पढ़ा है ना। अच्छा अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो नेक्स्ट इसी का अयोग्य बेटा जो था मुबारक शाह खिलजी, 1316 से 1320 तक वो रूल करता है, खुद को खलीफा घोषित करता है, महिलाओं के वस्त्र पहनता था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि महिलाओं के वस्त्र पहनता कौन सा खिलजी डायनेस्टी का कौन सा रूलर था, मुबारक शाह खिलजी ही था, जो कि आपका अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था। इसके बाद अगला जो अपने आप को कन्वर्टेड जिसने मुस्लिम किया था खुसरो शाह, है ना वो, और इसका एक वजीर हुआ था गाजी मलिक, उसी ने इसको हटाया था और उसे हटा करके तुगलक डायनेस्टी को गठित किया था। ये आप ध्यान रखना। खुसरो शाह, अगला मुबारक शाह के बाद अगला जो बनता है खिलजी वंश का वो बनता है खुसरो शाह, 1320 में कन्वर्टेड मुस्लिम था, वैसे ये मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ था। इसने अपना वजीर प्राइम मिनिस्टर बना रखा था गाजी मलिक को, और गाजी मलिक इसे मरवा करके तुगलक डायनेस्टी को गठित करता है। तो तीसरी डायनेस्टी यहाँ पर कौन सी थी, तुगलक डायनेस्टी ही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तब तक भारतीय इतिहास में बाजार नियंत्रण नीति के लिए कौन प्रसिद्ध रहा है। अब भैया मैं आपको सारी चीज़ें बता चुकी हूँ, अब आप फटाफट आंसर कीजिएगा। तो भारतीय इतिहास में बाजार नियंत्रण नीति के लिए कौन प्रसिद्ध रहा है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी। जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, इसने बाजार नियंत्रण करने के लिए दीवान रियासत, सहनाए मंडी, बरीद, मुन, हियान और गुप्तचर के नवीन पद बनाए थे। तो आपसे पूछा जाता है कि सहनाए मंडी ये किसने पोस्ट को बनाया था, है ना। दीवान रियासत किससे संबंधित है, बाजार नियंत्रण से रिलेटेड है। और इसके अलावा बरीद, मुनहियान और इसके अलावा गुप्तचर। नेक्स्ट है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र को अलाउद्दीन के इक़्तिदारों को आवंटित नहीं किया। तो अलाउद्दीन के इक़्तिदारों का आवंटित नहीं किया था मारवाड़ वाला क्षेत्र। कौन सा था, मारवाड़ वाला क्षेत्र, ऑप्शन हो जाएगा ए। क्योंकि केंद्रीय प्रशासन की भांति अलाउद्दीन ने प्रांत और स्थानीय प्रशासन पर भी उसने ध्यान दिया था, लेकिन मारवाड़ क्षेत्रों को उसने इक़्तिदारों को नहीं दिया था, मतलब खुद ही कर रहा था चीज़ों को। रणथंभौर के किले पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया था। अब मैंने बताया था ना कि रणथंभौर पर अटैक किया था, बताइए कब किया था उसने। तो अटैक करने के दौरान नुसरत खान इसका जो सेनापति हुआ करता था वो मारा जाता है, और उसके बाद इसने जो है रणथंभौर पर हमला करने के लिए उलूग खान और नुसरत खान को कमान सौंपी थी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन, ऑप्शन ए नुसरत खान हो जाएगा।
कौन हो जाएगा? नुसरत, क्योंकि इसने रणथंभौर पर अटैक करने के लिए 2 लोगों को, एक है उलूग खान और नुसरत खान, इन पर इनको दे रखे थे, जिसमें इसका ये सेनापति मारा जाता है। 1000 दिनारी नाम से किसे, देखो भी रिसेंटली क्वेश्चन है, आपको मैंने अभी जस्ट कराया, मैंने कहा ना एक साथ एक्स्ट्रा फैक्ट बता, जैसे मैंने आपको उत्तराखंड कराया, 77 वीडियोज़ की प्लेलिस्ट या मैराथन वाला फॉर्म देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। सो ऑप्शन 1000 दिनारी में मलिक काफूर को गुजरात मिशन पे जब चल रहा था अलाउद्दीन खिलजी, उसी के टाइम पे जो इसको खरीदा गया था, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मलिक काफूर, जो कि एक किन्नर हुआ करता था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान जिसने भू राजस्व बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया, वह कौन था? तो भू राजस्व बढ़ाकर उपज का 50% करने वाला अलाउद्दीन खिलजी ही था, ऑप्शन बी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरशाप था, अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या करके वो दिल्ली का सुल्तान बना था। ये सारी चीज़ें आपको बता चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तुगलक डायनेस्टी आ जाती है। दिल्ली के सुल्तान ने अनेक नहरों का निर्माण कराया है। सो भैया ये बात करते हैं हम फिरोज शाह तुगलक का, तुगलक वंश का तीसरा शासक। अपने शासनकाल में इसने कई नहरों का निर्माण कराया, खेतों की सिंचाई जिससे आसान हो गई थी। दिल्ली सल्तनत में ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान फिरोज शाह ही था, तो यहाँ पर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। तो क्यों ना थोड़ा सा तुगलक वंश के बारे में पढ़ा जाए। फिर क्वेश्चनों पे चलते हैं। सो देखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि तुगलक वंश का संस्थापक खुसरो शाह, लास्ट खिलजी डायनेस्टी का शासक था खुसरो शाह, उसकी हत्या करके गाजी मलिक जो उसका वजीर हुआ करता था, उसने इस्टेब्लिश करा था तुगलक डायनेस्टी को, जो कि 1320 से 1314 तक रूल करती है तुगलक डायनेस्टी। अब ये जो आपका गाजी मलिक है, ये रूल करता है गयासुद्दीन तुगलक के नाम से, यानी कि तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक, जिसका वास्तविक नाम क्या था? गाजी मलिक था। और इसी ने ही दिल्ली के अंदर तुगलकाबाद शहर भी बनाया था। पहला सुल्तान जिसने सिंचाई के लिए नहरों को बनाया, कैनाल्स फॉर इरिगेशंस, है ना। और इसके बाद 1323 में इसका जो बेटा था जौना खान, जौना खान ने तेलंगाना अभियान शुरू करा था। और उस समय वहाँ के जो राजा थे प्रताप रुद्रदेव, काकतीय डायनेस्टी चल रही थी, उन पर अटैक किया, उनको अपने अधीन किया। उनकी तेलंगाना की कैपिटल उस समय वारंगल हुआ करती थी। वारंगल का नाम बदलकर इसने क्या कर दिया था? इसके बेटे ने सुल्तानपुर करा था। और जब इसका बेटा वहाँ से जीत कर आता है, तब ये अपने बेटे जौना खान को टाइटल देता है उलूग खान का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। और इसी के टाइम पे हुआ करते थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, जो कि आपस में बैर रखा करते थे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को मानने वाले लोग भी बहुत थे, लेकिन इन तुगलक में गयासुद्दीन तुगलक और इनके आपस में नहीं बनती थी। सो इन्होंने टाइटल दिया था महबूब ए इलाही का, है ना, महबूब ए इलाही का टाइटल दिया था हज़रत निज़ामुद्दीन, लवर ऑफ गॉड का। और जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया थे, मतलब इन्हीं को ये भी बोला जा सकता है महबूब आ इलाही, जो कि गयासुद्दीन तुगलक ने ही इनको टाइटल दिया। अब क्या होता है, 1325 में बुगरा खान जो था, जो बलबन का बेटा था बुगरा खान, वो रिवोल्ट शुरू कर देता है ना। जब रिवोल्ट शुरू कर देता है और दिल्ली, अब ये उसी समय क्या हो रखा था, आपका जो गयासुद्दीन तुगलक था वो आपका जा रखा था बंगाल वाले रीजन में, वहाँ पर कंट्रोल करने के लिए। तो उसके बाद यहाँ पर तुगलकाबाद दिल्ली के बाहर, और जो है वहीं पर, अच्छा यहाँ पे जो हज़रत निज़ामुद्दीन, और अच्छा जो यहाँ पर गयासुद्दीन होता है ना, ये बोलता है कि मेरे आने से पहले आप दिल्ली छोड़कर चले जाएं। तो तब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया कहते हैं कि अभी क्या है, दिल्ली बहुत दूर है। हुआ ये था कि जब ये बंगाल मिशन पे गया हुआ था, कौन, गयासुद्दीन तुगलक, तो यहाँ पर जो इसका बेटा था, एक तो रिवोल्ट 1325 में जो बुगरा खान है उसने देखो सीधी सी बात, 1325 में जो बलबन का बेटा था उसने बंगाल के अंदर रिवोल्ट शुरू करा था
रिवोल्ट ऑफ बुगरा खान जिसे बोला जाता है, बंगाल के अंदर शुरू करा। तो ये उससे निपटने के लिए गयासुद्दीन तुगलक जाता है बंगाल। जब ये बंगाल जाता है तो तभी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया फ़ायदा उठाते हैं। वो उसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक या जौना खान जिसने रूल किया था मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से, उसको क्या कर देता है, यहाँ का राजा डिक्लेयर कर देता है। जब वो बंगाल मिशन पे गया था वो बोलता है कि अब वापस नहीं आएगा, है ना, वापस नहीं आएगा, तो वो डिक्लेयर कर देता है कि अब जौना खान नेक्स्ट रूलर है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। तो इसी बात पे जब उनको पता चलता है किससे, गयासुद्दीन तुगलक को, तो वो यहाँ पर भिजवाते हैं सूचना कि हज़रत निज़ामुद्दीन मेरे लौटने से पहले दिल्ली छोड़कर चले जाएं। तब उसके जवाब में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया कहते हैं हनूज़ दिल्ली अभी दिल्ली दूर है। तो जब ये वापस आ रहा होता है उसी टाइम पे तुगलकाबाद दिल्ली के बाहर ही, दिल्ली तक नहीं पहुंचता है, दिल्ली के बाहर एक लकड़ी का महल बनाया जाता है और उसमें मतलब इनके स्वागत के लिए, है ना, उनके स्वागत के लिए, किसके, गयासुद्दीन तुगलक के स्वागत के लिए लकड़ी का महल बनाया जाता है और उन्हें बोला जाता है कि जाइए आप देखिए। तो वो आपका पूरा गिर जाता है जिसमें दब करके इसकी डेथ हो जाती है। तो इसकी जो टॉम्ब है गयासुद्दीन की वो तुगलकाबाद में है, 1325 में इसकी डेथ हो गई थी। और देखो लकड़ी के महल, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे था और दूसरा गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पे बना, जिसमें खुद का मतलब कुछ लोग बोलते हैं ये साजिश थी, कुछ बोलते हैं नहीं ये ऐसे ही हो गया था। उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर बनता है तो यहाँ पर तो भाई नेहरू को जिसने बनाया था वो बनाया था किसने, यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक ने, लेकिन वहाँ तक भी आएंगे। फिर दूसरा रूलर बनता है जौना खान, गयासुद्दीन का ही बेटा, जो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से रूल करता है 1325 से 1351। इसको बोला जाता है इंसेंस सुल्तान, अर्थात पागल सुल्तान, दिल्ली का पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को बोलते हैं। अब इसे क्यों बोलते हैं, इसने काम तो अच्छे किए थे लेकिन ये पढ़ा लिखा भी काफ़ी था, अरबी एंड पर्शियन इसे नॉलेज हुआ, इस लैंग्वेज की इसे नॉलेज थी। 1333 में इसी के टाइम पे ट्रैवलर आता है, अफ्रीकी यात्री आता है मोरक्को, है ना, और साथ में इसी के टाइम पे मोरक्को से आता है इब्न बतूता, अफ्रीकी ट्रैवलर मोरक्को से आता है इब्न बतूता। 8 साल इसके जो रिलीजियस जस्टिस यानी कि काजी बनकर इसने अपॉइंट किया था, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करने के लिए इसने काजी अपॉइंट किया था इब्न बतूता को 8 साल तक। और इसी ने ही, इब्न बतूता ने ही बुक लिखी थी रहला, इसे सफ़रनामा भी बोला जाता है। दिल्ली विश्व का सबसे अमीर शहर इसने उसमें रहला के अंदर बताया है। अब इसी के टाइम पे क्या होता है, 1337 से 1340 के बीच में जो है यहाँ पर प्लेग फैलता है। प्लेग जो बीमारी है, ब्लैक डेथ के नाम से जिसे जाना जाता है, वो फैलता है। तो तब ये कन्नौज यूपी में वहाँ से रूल करता है, उसे स्वर्गदारी बना देता है। तो ये पहला सुल्तान था जिसने सती सिस्टम को प्रोहिबिटेड किया था, है ना। और सेकेंड सुल्तान अकबर था जिसने सती सिस्टम को, सती प्रथा को कंट्रोल करा था। थर्ड औरंगजेब था जिसने बैन लगाया था सती सिस्टम पे। फिर 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक की हेल्प से राजा राम मोहन राय ने जो है सती सिस्टम को समाप्त करवाया था। अब जो यहाँ पर इसको पागल सुल्तान क्यों बोलते हैं, इसके 5 कामों की वजह से जो प्रॉब्लम हुई थी। इसने वैसे साउथ इंडिया में 27, दक्षिण भारत में 27 अटैक करे थे, है ना। नॉर्थ इंडिया में इसने 7 अटैक करे थे, ठीक है। अब इसके जो 5 मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से ये ज़्यादा पावरफुल नहीं बना। सबसे पहले इसने कैपिटल दिल्ली से शिफ्ट कर दी थी देवगिरी महाराष्ट्र के अंदर, और वहाँ देवगिरी का नाम चेंज कर दिया इसने दौलताबाद। 2 साल वहाँ तक कैपिटल शिफ्ट करी 1336 में। उसके बाद 1336 में हरिहर बुक्का थे, उन्होंने साउथ में विजयनगर साम्राज्य को गठित कर दिया था उसी टाइम पे, है ना। इसने सोचा कि देवगिरी यानी कि दौलताबाद से कंट्रोल होंगी चीज़ें, लेकिन वहाँ पर एक नई डायनेस्टी विजय एम्पायर, एक शक्तिशाली राज्य वहाँ से उभर के आया। दूसरा इसका जो अभियान था खुरासान अभियान था। अफगानिस्तान में जब थोड़ा सा तख्ता पलट चल रहा था उस समय इसने फ़ायदा उठाने की कोशिश करी थी। तो इसने जो अपने सैनिक है, लगभग 1 लाख सैनिकों को जो है पहले ही सैलरी भी दे दी और वहाँ पर अटैक करने के लिए चल पड़े थे।
लेकिन जब ये जा ही रहा था तो वहाँ पर चीज़ें सही हो जाती है। तो इसको लगा कि भैया मैंने सैलरी तो दे दी है, आप कहाँ भेजें। फिर ये उसके बाद मिशन, जब इसका खुरासान मिशन कैंसिल होता है, फेलियर होता है, तो उसके बाद ये फेलियर इसका ये कराची मिशन पे भेज देता है उन सैनिकों को। तो कुमाऊँ वाला रीज़न तो वहाँ पर भी आपका एक कराची अभियान क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। दूसरा इसने जो है इंक्रीज़ इन टैक्स इन दोआब, जो दोआब क्षेत्र से सूखा वाला क्षेत्र था वहाँ पर गंगा यमुना का जो दोआब था वहाँ पर इसने टैक्स को बढ़ाया, वो भी इसकी गलती थी। इसने एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया था, दीवान कोही। पूछा जाता है कि दीवान कोही किसने शुरू करा, किससे संबंधित था। और इशूइंग द टोकन करेंसी, इसने चांदी महंगी हो गई थी तो तांबे के सिक्के इसने चलाने शुरू कर दिए थे, जो कहीं ना कहीं अब घर घर में आपका तांबा था, सिक्के बनने शुरू, तो वो भी आपका बहुत ज़्यादा इसका फेलियर रहा है। फिर उसके बाद 1351 में रिवोल्ट होता है ठट्टा सिंध में, और जब ये रिवोल्ट वहाँ पे जा रहा था तो रास्ते में इसको एक बहुत तेज़ फीवर आता है जिसमें इसकी डेथ हो जाती है। फिर इसका जो सक्सेसर बनता है इसका कज़न अगला सुल्तान बनने की घोषणा कर जाता है जब इसकी तबीयत ख़राब ही चल रही थी। और इसकी जो टॉम्ब है, कब्र है, वो तुगलकाबाद में है। तो जो नेक्स्ट यहाँ पर बनता है वो था फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, तो सल्तनत काल का अकबर फिरोज शाह तुगलक को ही कहते हैं। सब मैक्सिमम सर्वाधिक नहरें सिरसा के अंदर इसने 1200 गार्डन बागों को पानी जाता था, इसी ने बनवाई थी। जगन्नाथ टेम्पल को ओडिशा के अंदर डिस्ट्रॉय करने वाला फिरोज शाह तुगलक ही था। इसके अलावा जो है इसने और क्या करा था, ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश में उसको लूटा था। ये पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स लगाया था। इसके अलावा इसने और भी टैक्स लगाए, जैसे खराज लैंड टैक्स था, जजिया नॉन मुस्लिम, साथ में ब्राह्मण पे भी, जकात मुस्लिम्स पे लगता था, और यहाँ पर इसने खुगरूस या खुगरस करके भी युद्ध में लूटे हुए माल पर भी टैक्स लगाया था। तो ये सारी चीज़ें इसने करी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा कौन सी थी। तो इसकी आत्मकथा आपसे पूछी है, बताइएगा इसकी आत्मकथा का नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है आप लोगों के सामने, और आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, यहाँ पर फुतुहात फिरोज शाही। क्या है, फुतुहात फिरोज शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का, निम्नलिखित में से किसने जौनपुर नगर की स्थापना करी थी। तो जौनपुर नगर की स्थापना का जो श्रेय जाता है वो जाता है फिरोज शाह तुगलक को। देखो जो फिरोज शाह तुगलक था ना, इसने मैं बताती हूँ, इसने 6, वैसे तो इसने कई और की, लेकिन इम्पोर्टेंट है 6 सिटी फाउंड की। हिसार फिरोज़ा हरियाणा के अंदर, फतेहाबाद फतेह खान, इसने अपने बेटे के जन्मदिन पर इसको इस्टेब्लिश करा था हरियाणा के अंदर, फिरोज़पुर पंजाब में, और फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली में है वो, फिरोज़ाबाद जो आपका ग्लास सिटी कांच नगरी के नाम से जाना जाता है यूपी के अंदर, जौनपुर जौना खान इसके जो भाई है उसके नाम से, और जौनपुर को सिराज हिंद सिराज ऑफ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा इसने जो है इकोनॉमिक हेल्प के लिए, आर्थिक हेल्प के लिए दीवाने खैरात डिपार्टमेंट विभाग बनाया था। और साथ में इसने जो है 1369 में कुतुब मीनार का जो मंजिल है 5वीं मंजिल, वो भी जो लाइट गिरने से गिर गई थी उसको क्या करा था, पुनर्निर्माण कराया था। इसने दार उल सिफा नाम से हॉस्पिटल खोला था, फ्री इलाज जहाँ पर होता था। और पहला सुल्तान था जिसने सती सिस्टम पर बैन लगाया था, और पहला सुल्तान था जिसने सैनिक का पद अनुवांशिक कर दिया था, हेरिडिटिकल कर दिया गया था, और 1388 में इसकी डेथ हो जाती। इसके अलावा इसने मैरिज ब्यूरो जो है, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, इनको भी शुरू करा था। किसकी बात कर रहे हैं हम, फिरोज शाह की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जौनपुर नगर फिरोज शाह ने ही बसाया था। वह सुल्तान जिसने पहली बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया था, वो कौन सा था। सो ध्यान रखिएगा, उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक ही था। कौन था, फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया था। तो वो था आपका मोरक्को वासी इब्न बतूता। कौन हो जाएगा, इब्न बतूता। और इब्न बतूता मोहम्मद किसके,
मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था, यहाँ पे ट्रैवल करा, उसके दरबार में काजी के रूप में इसने काम करा 8 साल तक, और रहला पुस्तक या सफ़रनामा में इसने दिल्ली विश्व का सबसे अमीर शहर बताया था। इसके अलावा अगर बात करते हैं, क्योंकि यहीं पर आपका कला, साहित्य, स्थापत्य, साहित्य सारी चीज़ें आ रही हैं, तो अगला शासक बनता है नसरुद्दीन महमूद, जो कि लास्ट सुल्तान था। समरकंद तुर्की से मतलब 1398 में तैमूर का आक्रमण होता है। तैमूर का राजा हुआ करता था समरकंद तुर्की, उसका बेटा था शाहरुख खान, यहाँ पर अटैक होता है। और नसरुद्दीन महमूद का खिज़्र खान, इसका मंत्री हुआ था खिज़्र खान, तो उसकी हेल्प से जो है यहाँ पर सारी चीज़ें अटैक होती हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। फिर आती है सैयद डायनेस्टी, फाउंडर था यहाँ पर खिज़्र खान ही था। और फिर उसके बाद मोहम्मद मुबारक शाह, सैयद डायनेस्टी का फाउंडर आपसे पूछेगा खिज़्र खान था। फिर उसके बाद मुबारक शाह बनता है, फिर मोहम्मद शाह बनता है, फिर आपका अलाउद्दीन आलम शाह बनता है आपका रूलर। उसके बाद ये हैंड ओवर कर लेता है अपनी जो डायनेस्टी है अलाउद्दीन आलम शाह, वो डिक्लेयर कर, वैसे फेवरेट था मुबारक जब मोहम्मद शाह था, मोहम्मद शाह का नहीं, जो आपका मुबारक शाह था, मुबारक शाह का वज़ीर हुआ करता था बहलोल, जो कि एक अफ़गानी था। और उसके बाद ये मोहम्मद शाह के टाइम पे भी मोहम्मद शाह ने डिक्लेयर करा था एज ए हिज सन, मोहम्मद शाह के उसने अपने बेटे की तरह उसे डिक्लेयर कर दिया। तो अलाउद्दीन जो आलम शाह था उसने हैंड ओवर कर दिया था अपनी जो सल्तनत थी वो बहलोल को। फिर उसके बाद यहाँ पर अगली जो डायनेस्टी बनती है वो बनती है बहलोल लोदी, जिसको फाउंड करता है लोदी डायनेस्टी, पहली अफ़गान डायनेस्टी इसको बोला जाता है। और वैसे दिल्ली सल्तनत की ये 5वीं डायनेस्टी रही है। बहलोल लोदी फाउंडर था, बहलोली कॉइन्स इसने चलाए थे। इसने जौनपुर पर आक्रमण किया था, किस पर, इब्राहिम शाह। उसके बाद इसका बेटा सिकंदर लोदी रूल बनता है, जिसका रियल नाम था निज़ाम खान। 1498 में वास्को डिगामा इसी के टाइम पे भारत आता है। 1504 में आगरा में सिकंदरा जो है सिटी उसको फाउंड करता है और बादलगढ़ किले पर ये कब्ज़ा करता है और अपनी कैपिटल को दिल्ली से आगरा लेकर आता है सिकंदर लोदी। और ये पोएट भी हुआ करता था और पेन नेम गुलरुखी नेम से ये पोयम लिखा करता था। इसकी बुक थी क्या, फरंग ए सिकंदरी। और इसने भूमि मापन के लिए गज सिकंदरी को, 1 गज कितने इंच, 30 इंच के बराबर हुआ करता। और इसने रिनोवेट कराया था कुतुब मीनार को। फिर उसके बाद इब्राहिम लोदी अगला शासक बनता है और इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 के बीच, जैसे ही राजा बनता है, सुल्तान बनता है, तो वहाँ पर एक बैटल होता है, बैटल ऑफ घटोली का, घटोली या खतौली बोला जाता है, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में, जिसमें राणा सांगा जीत जाते हैं। फिर 21 अप्रैल 1526 को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का पहला युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी में, जिसमें इब्राहिम लोदी की डेथ हो जाती है। और इब्राहिम लोदी एक ऐसा पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान रहा जो बैटल फील्ड में मारा जाता है। फिर मुग़ल डायनेस्टी इस्टेब्लिश हो जाती है, जो कि आपने पढ़ेंगे आगे। सो यहाँ पर अब आते हैं हम कला और साहित्य पे। बाबर ने भारत में मुग़ल शासन की नींव कब रखी थी? तो 21 अप्रैल 1526 से ही, जब वो पानीपत का युद्ध हुआ, वहीं से लोदी डायनेस्टी का अंत होता है और मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी जाती है। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत रहला किस भाषा में लिखा है? तो इसने जो अपना रहला वृत्तांत लिखा है वो लिखा है अरबी भाषा में, जो कि मोरक्को का निवासी था। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे भारत आया था। काजी बनाकर रखा गया था इसे दिल्ली में और तुगलक ने इसे अपना राजदूत बनाकर चीनी शासक तोगन तिमूर के दरबार में भी भेजा था। तो क्या थी? अरबी लैंग्वेज थी। ऑप्शन बी। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम क्या है? आपसे पूछा। जो कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है उसका प्रवेश द्वार का नाम है अलाई दरवाज़ा। क्या है? अलाई दरवाज़ा, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया, मैंने आपको बताया। और इसकी जो कुतुब मीनार है इसकी नींव ऐबक ने रखी थी 1199 में और पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने 1229 में। फिरोज शाह तुगलक बिजली गिरने के कारण जब क्षतिग्रस्त होता है पुनः निर्माण कराते हैं और 5वीं मंजिल को बना। अब रिनोवेट किसने कराया, जल्दी बताओ। सितार का जनक किसे माना जाता है? तो मैंने आपको बताया था सितार का जनक
सितार और तबले का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी था, जिसने 1504 में इसको बसाया था, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आगरा शहर की नींव किसने डाली थी? सो आगरा शहर की नींव की बात करते हैं, वो बहलोद लोदी के उत्तराधिकारी सिकंदर लोदी जो है उसने करा था। सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता है वैसे ये लोदी डायनेस्टी के अंदर। और 1506 में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी भी बनाया था। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? अब आपसे पूछा गया। देखो भाई, कुतुब मीनार दक्षिणी दिल्ली शहर के मेहरौली गांव में ईंटों से बनी विश्व की सबसे ऊंची इमारत 72.5 मीटर, लगभग 237.86 फीट और व्यास है 14.3 मीटर, जो ऊपर जाकर शिखर पर 2.75 मीटर यानी कि लगभग 9.02 फीट हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आप लोगों का 28 का डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो के द्वारा नहीं लिखी गई है? सो ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसको अमीर खुसरो ने नहीं लिखा है? सो क्वेश्चन नंबर 29 में आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ताज उल मासिर को नहीं लिखा है। किसको नहीं लिखा है? ताज उल मासिर को नहीं लिखी गई है, क्योंकि ये हसन निज़ामी ने लिखी है। किसने लिखी है? हसन निज़ामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दिल्ली के सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी है। तो दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान है जिसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी है, जिसे बोला जाता है फुतुहात फिरोज शाही, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। आपका ध्यान यहाँ पे रखना है। और फिरोज शाह तुगलक ने फारसी और संस्कृत भाषा साहित्य के विकास को प्रमोट किया था, प्रोत्साहित भी किया था, और इसी के काल में फारसी भाषा का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। बर्नी ने तारीख़ फिरोज शाही की रचना भी करी है, तो ये ध्यान रखना है, पूछा जाता है। रहला के लेखक कौन है, जिसे सफ़रनामा के नाम से भी जाना जाता है? सो ध्यान रखिएगा, मोरक्को का मूल अफ्रीकी यात्री हुआ करता था, वहाँ का निवासी था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था, काजी बनाकर काम भी करा, राजदूत बनाकर चाइना भेजा, और यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में स्मारकों को उनसे संबंधित शासक से सुमेलित करना है आपने यहाँ पर, तो सुमेलित कर लीजिएगा। सिकंदर लोदी का मकबरा लोदी गार्डन न्यू दिल्ली में है, तो आपका सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ पर है? चलो भाई, इससे आगे जो दोहरा गुंबद का मकबरा है, कहाँ, कौन सा है ये? दोहरा गुंबद का मकबरा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये। तो ये 2 ऑप्शन चले गए। उसके बाद अष्टभुजीय मकबरा, शेषासुरी का जो मकबरा बिहार के सासाराम में, जो कि अष्टभुजीय आकार का है, तो यहाँ पर आ जाएगा शेषासुरी, तो अष्टभुजी आपका आ जाएगा फर्स्ट, तो यहाँ पर ये चला गया, ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। इसके अलावा बलबन का मकबरा मेहरौली नई दिल्ली में है। ये पहला मकबरा है जिसमें भारतीय इस्लामिक पद्धति का प्रयोग करते हुए मेहराब का असली आकार दिया गया। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद बीजापुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लीलावती का लेखक भास्कर सेकंड था। लीलावती का लेखक कौन है? भास्कर सेकंड एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियंस थे, ऑप्शन आपका बी। और जो कलन गणित कैलकुलस है उसका आविष्कारक इनको माना जाता है भास्कराचार्य, जिनको आप वैसे भास्कराचार्य के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि है। सिद्धांत शिरोमणि के 4 भाग है, लीलावती, बीजगणित, ग्रहगणित, गोला। लीलावती को पाटी गणित कहते हैं। लीलावती का फारसी अनुवाद मुगल काल में फैजी ने किया था। निरंतर गति का विचार सिद्धांत शिरोमणि में सबसे महत्वपूर्ण है। प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन था? प्रबंध चिंतामणि का लेखक आपसे पूछा गया। तो इसका जो लेखक माना जाता है मेरुतंग था। कौन था? मेरुतंग था। ये जो पुस्तक है 14वीं शताब्दी के राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालती है। जैन साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ भी है ये, और ये ग्रंथ 5 खंडों में बटा हुआ है। अलग अलग समकालीन शासकों के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसने खज़ाइन उल फुतूह नामक पुस्तक की रचना करी थी? तो खज़ाइन उल फुतूह की अगर बात करते हैं, खज़ाइन या खजान भी पूछा जाता है, अमीर खुसरो थे वो।
गद्य शैली में ये लिखा गया है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रथम 16 वर्ष के शासनकाल की घटनाओं का इसमें वर्णन है। मलिक काफूर के दक्षिण भारत के सैनिक अभियान का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर हो जाएगा अमीर खुशरो। अच्छा, हसन निज़ामी की बात करते हैं तो इन्होंने ताजुल मासिफ की रचना करी है। और यहीं पर हम बात करते हैं मिन्हास उज़ शिराज की, तो उन्होंने तबकात नाशरी को लिखा है। और तारीख़ फ़िरोज़ शाही व फतवा जहादरी के लेखक हैं ज़ियाउद्दीन बरनी, ये भी पूछे जाते हैं। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। तो घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। ये लाई गई थी अलाई दरवाजे में। किसमें? अलाई दरवाजे। तो घोड़े के नाल के जो आकार है उसकी मेहराब का सबसे पहले प्रयोग जो है अलाई दरवाजा में। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया 1311 के लगभग। और ये अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार परिसर के अंदर है। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में स्थित एक कक्षीय मकबरा भी है। इसका निर्माण लाल पत्थरों का प्रयोग करके बनाएंगे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका विविध से सल्तनत कालीन किस ग्रंथ की रचना संध्या करंदी के द्वारा की गई है? तो कौन सी ऐसी ग्रंथ है जिसकी रचना संध्या करंदी के द्वारा की गई? रामचरित्र की। किसकी की गई है? रामचरित्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2021 में पूछा गया निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? तो जजिया को समाप्त करने का जो श्रेय जाता है वो ज़ैन उल अबिदीनी को जाता है। किसे जाता है? ज़ैन उल अबिदीन को, है ना। उस कश्मीर का सबसे महान शासक, उसकी धार्मिक उदारता के कारण बहुत से इतिहासकारों ने इसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से भी करी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते हैं? सो वो कौन से संत हैं जिनको महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है? शेख निज़ामुद्दीन औलिया। कौन है? शेख निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती घराने के चौथे संत थे। सभी धर्मों के लोगों में लोकप्रिय माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को काल क्रमानुसार अवस्थित करना है और नीचे दिए गए कूट से आपने ढूंढना है। देखो भाई, सबसे चंगेज़ खान इल्तुतमिश के समय में आया था। फिर तैमूर 1398 में नसरुद्दीन महमूद के समय आया था। नादिर शाह 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह के समय में आया। अहमद शाह अब्दाली 1761 में अहमद शाह के समय आया था। तो यहाँ पर सबसे पहले की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले चंगेज़ खान आया, है ना, तो ये ऑप्शन चले गए। उसके बाद यहाँ पर आया था आपका तैमूर 1398 नसरुद्दीन महमूद के समय। फिर 1339 तथा 1739 में आते हैं नादिर शाह। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3rd, यानी कि 2, 4, 3 यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहमनी राजवंश की यहाँ पर बात हो रही है। गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो गोल गुंबज है आपका बीजापुर कर्नाटका में है। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है जो भारत के विशाल भवनों में से एक माना जाता है। इसके ऊपर का जो विशाल अर्धवृत्ताकार गुंबद और नीचे वर्गाकार भाग के बीच में अत्यधिक सामंजस्य। गोल गुंबद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्या माना जाता है? गुंबद माना जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी राज्य की स्थापना किसने करी थी? ये इसकी स्थापना करी गई थी अलाउद्दीन हसन ने करी थी, ठीक है ना। अलाउद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिन में दक्कन में जो आमिरीन ए सदर के विरोध के परिणाम स्वरूप ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके बहमनी राज्य क्या होता है? गठित होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अलाउद्दीन हसन, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर शासन के दौरान भारत की यात्रा करने वाला निकोलो कोंटी किस देश से संबंधित था? निकोलो कोंटी की अगर बात करते हैं तो निकोलो कोंटी एक इतालवी व्यापारी, खोजकर्ता, लेखक था। ये 1420 में कृष्णदेव राय फर्स्ट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आता है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? 1336 में हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने करी थी। तो ये कहाँ का था? ऑप्शन डी इटली का।
अगला आता है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन बी यहाँ पर हरिहर और बुक्का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस भारतीय शासन के काल में यात्री डोमिंगो फेस आया था? तो डोमिंगो फेस भी कृष्णदेव राय के दरबार में ही आया था। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट पुर्तगाली यात्री था डोमिंगो, इस चीज़ का ध्यान रखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ था? तो यहाँ पर हुआ था यक्षगान, कर्नाटक में आप पीबीए स्थानीय है। मोहिनीअट्टम भारत में, केरल में शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन माना जाता है ना। तो ये सारी चीज़ों को आपने ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार शायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? तो ये थे आपके विजयनगर राज्यकाल में, क्या थे? विजयनगर के टाइम पे। नेक्स्ट आता है 15वीं और 16वीं शताब्दी के जो धार्मिक आंदोलन हुए, निम्न में से किस सूफी संत की दरगाह भारत में नहीं है? सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसकी, शेख नसरुद्दीन की। ये सूफीवाद के सुहरावर्दी संप्रदाय से रिलेटेड है। इनकी दरगाह सीरिया के दमिश्क में है। इनकी दरगाह जो है अजमेर शरीफ में भी है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के, मतलब किन की बात कर रहे हैं हम? शेख नसरुद्दीन की। तो इनकी दरगाह जो है सीरिया के दमिश्क में है। अब जो शेख यहाँ पर मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करते हैं तो ये भारत में चिश्ती संप्रदाय के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी दरगाह जो है वो अजमेर शरीफ में है। और शेख निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध सूफी संतों में से इनकी दरगाह दिल्ली में है। शेख फरीदुद्दीन की जो है दरगाह वो पाकपट्टन पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कबीर दास के गुरु का नाम क्या है? कबीर दास के गुरु का नाम है रामानंद। कौन है? रामानंद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो का आध्यात्मिक गुरु, आपको स्पिरिचुअल टीचर्स इनके गुरु हैं उनके बारे में बताया था। शेख निज़ामुद्दीन औलिया, बताइए, या फिर आपका शेख हमीदुद्दीन नागौरी। तो यहाँ पर हो जाएगा निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के प्रसिद्ध संतों में से एक थे। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51। निम्न कवियों में से कौन कृष्ण भक्त कवि थे? तो निम्न कवियों में से कौन कृष्ण भक्त कवि हुआ करते थे? रश खान। कौन थे? रश खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन जो है वो दान दी थी? सिखों के चौथे गुरु रामदास को दी थी, जिस पर जो है अमृतसर नगर बसा, स्वर्ण मंदिर बसा। 1581 में इनकी डेथ हो जाती है। उन्होंने अपने 3 जो लड़के थे अर्जुन, उनको गद्दी सौंपी थी। उस समय से गुरु गद्दी पैतृक आधार पर निश्चित होने लगी थी। और 7वें गुरु हरिराय ने दारा को विजय होने का आशीर्वाद भी दिया। 9वें गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब की धार्मिक नीति का खुले रूप में विरोध किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, भीतरकनिका उड़ीसा में है क्या? वेम्बनाड कर्नाटका। देखो, सुंदरवन टाइगर रिजर्व 24 परगना वेस्ट बंगाल में। यहाँ चीता, हिरण, जंगली सुअर इनके लिए। तमिलनाडु में पिचवरम में वेदातंगल पक्षी विहार है। ठीक है, ये भी सही है। इसके अलावा भीतरकनिका ये आपका उड़ीसा में है। और घड़ियाल मगरमच्छ इनके संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। वेम्बनाड जो है वो झील है जो कि केरल में है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भक्ति आंदोलन के निम्न संतों में से कौन सा संतों का सही कालक्रम चुनना है? देखो, इनका बोलूँ तो रामानुजन का 1017 से 1137 तक है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं रामानंद 15वीं सदी, कबीर 1398 से 1510, रैदास 1482 से 1527। तो ऐसे में प्रॉपर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी? खालसा पंथ सिखों के अंतिम और 10वें गुरु, क्या नाम था उनका? गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने ही इसकी शुरू करी थी।
अपने पिता गुरु तेग बहादुर की हत्या के बाद 1675 में गद्दी पर बैठते हैं और उन्होंने अपने पिता के हत्यारे औरंगजेब, अब ये भी पूछा जाता है कि औरंगजेब ने किस गुरु की हत्या करी थी, संघर्ष करने का संकल्प लेता और व्यवहार में भी उनका संपूर्ण जीवन पहाड़ी राजाओं तथा मुगलों के साथ संघर्ष में ही बीता था। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? तो कौन है जो भक्ति आंदोलन से जुड़े नहीं हैं? तो ये हैं आपके वल्लभाचार्य। कौन है? वल्लभाचार्य। वैष्णव संप्रदाय की कृष्ण भक्ति शाखा के एक महान संत इनको माना जाता है। किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया था? तो वो कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने जो है सिखों का खालसा में क्या किया था? रूपांतरण किया था। क्वेश्चन नंबर 57, गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्वेश्चन नंबर है आपका 58, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन से हैं? तो इन्होंने 4 मठों को स्थापना करी थी जो भारत के 4 कोनों पर हैं। जोशी मठ अभी हमारे उत्तराखंड में, द्वारका गुजरात में, पुरी उड़ीसा में, श्रृंगेरी तमिलनाडु में। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 59, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नांकित में से किसने किया था? तो ये किया था सिखों के 5वें गुरु है ना, अर्जुन देव ने। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। और ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, मुगल साम्राज्य प्रशासन, वित्त व्यवस्था, संस्कृति, साहित्य एवं स्थापत्य की हम बात करते हैं। सो क्वेश्चन है हमारा, अपने पिता की स्मृति में एतमाद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया था? अपने पिता की याद में एतमाद उद दौला का जो मकबरा बनाया था वो बनाया था नूरजहां ने। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। नूरजहां ने बनाया था आगरा में एतमाद उद दौला का मकबरा, और इस मकबरे में पहली बार पितृदुरा शैली यानी कि फूलों वाली आकृति में कीमती पत्थर, बहुमूल्य रत्नों की जड़ावत का प्रयोग किया गया था। मुगल काल में मुजारियन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो मुगल काल में मुजारियन शब्द का जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया जाता था? किसके लिए? तो यहाँ पर किया जाता था कृषकों के लिए। किसके लिए होता था? कृषकों यानी कि फार्मर्स के लिए होता था। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में आमिल नामक कर्मचारी प्रशासन के किस स्तर पर नियुक्त होता था? तो ये था आपका परगना। क्या था? परगना था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि प्रसिद्ध संगीतकार अदारंग और सदारंग किस मुगल शासक के दरबार में थे? सो ये अदारंग और सदारंग हुआ करते थे किसके? मोहम्मद शाह के दरबार में हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि मुगल शासक जिन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी थी वे कौन थे? एक तो बाबर हैं जिसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा को चगुताई तुर्की भाषा, और दूसरा था जहांगीर जिसने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी थी। सो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने ताजमहल से मिलता जुलता स्मारक जहाँ निर्मित कराया था वो स्थान कौन है? जिसे बोला जाता है बीबी का मकबरा। देश के दूसरे ताजमहल के रूप में जिसकी पहचान होती है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी राबिया उद दौला दुरानी उर्फ दिलरास बानो बेगम की याद में से बनाया, और इसे ताजमहल की फुहड़ नक्कल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्राएं कौन सी थी? तो इसके टाइम पे हुआ करती थी शहंशाह। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 67, मुगल काल में कृषकों के लिए दिए जाने वाले कृषि ऋण को कहा जाता है? तो मुगल काल में कृषकों के लिए कृषकों को दिए जाने वाला जो कृषि लोन था उसको कहा जाता था तकावी। क्या कहते थे? तकावी कहते थे। मतलब कृषि ये मतलब विशिष्ट संकट से निपटने के लिए सरकार की ओर से आम जनता या कृषकों को दिया जाता था। जैसे बाढ़, सूखा, ये सारी कंडीशन आती है ना, तब होता था।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 1771 में शाह आलम सेकंड को दिल्ली की गद्दी पर आसीन होने पर किसने मदद करी थी? तो ये मदद की गई थी महादजी सिंधिया के द्वारा, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की है? तो हुमायूं नामा की रचना करी है यहाँ पर गुलबदन बेगम ने, बानो बेगम ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? अपना जब गुजरात मिशन के उपलक्ष्य में अकबर ने 1601 में इसका निर्माण कराया था, जो फतेहपुर सिकरी नामक स्थान पर आगरा से 43 किलोमीटर की दूरी पर है। हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का एक अद्भुत एग्जाम्पल इसको माना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। शहजादा दनियाल किसका पुत्र था? शहजादा दनियाल। तो ये माना जाता है कि अकबर का ज्येष्ठ पुत्र जहांगीर था, मतलब अकबर का ही बेटा हुआ करता था। और जबकि दानियाल, देखो अकबर का जो बड़ा बेटा था जहांगीर था, जबकि दानियाल मुराद उसके अन्य बेटे थे, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर कि कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भाई ये आप तो कई बार पढ़ चुके हैं। कोणार्क का जो सन टेम्पल है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ब्लैक पगोड़ा के नाम से जिसको जाना जाता है। और भारत की मध्यकालीन वास्तुकला का अनोखा उदाहरण माना जाता है। अकबर की माँ का नाम क्या था? पूछा गया अभी। हमीदा बानो बेगम। कौन थी? हमीदा बानो बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस मुगल शासक ने भारत में मनसबदारी व्यवस्था को प्रारंभ किया था? सो मनसबदारी की जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी? अकबर ने ही रखी थी। किसने रखी थी? अकबर ने रखी थी। मतलब भारत में बिखरी राजनीतिक परिस्थितियों को देखकर वे समझ गया था कि शासन चलाना है तो उसके लिए सैन्य प्रणाली पर आधारित एक पावरफुल शक्तिशाली प्रशासनिक व्यवस्था की ज़रूरत है। इसीलिए उसने इस मनसबदारी सिस्टम को शुरू करा था। इसमें क्या होता था? इसके तहत उसने अधिकारियों की नियुक्ति की, उनको सैनिक और असैनिक दोनों तरीके से अधिकार सौंप दिए थे। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? हुमायूं का जो मकबरा है वो है आपका दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में, है ना। वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि रामचरितमानस की रचना किस मुगल शासक के शासनकाल में हुई थी? तो इसकी रचना हुई थी अकबर के शासनकाल में की गई थी और रचना तुलसीदास जी ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत किस वर्ष करी थी? एक नया धर्म प्रवर्तित किया गया। इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। दीन इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू था बीरबल, है ना। और 1583 में अकबर ने एक नया कैलेंडर इलाही संवत भी जारी किया था। सो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का महान विद्वान था? सो कौन है जो संस्कृत का महान विद्वान था? तो वो है आपका दारा शिकोह। कौन है? दारा शिकोह है। दारा शिकोह ने अपनी देखरेख में संस्कृत ग्रंथ भागवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद कराया। दारा शिकोह का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वेदों का संकलन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है फतेहपुर सिकरी में स्थित निम्नलिखित में से किस भवन का निर्माण बादशाह अकबर ने नहीं करवाया था? मोती मस्जिद का, क्योंकि मोती मस्जिद का जो निर्माण है ना वो कराया था शाहजहां ने, तो इसीलिए आपने ध्यान रखना है। और दिल्ली में जो स्थित मोती मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनवाई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा की जो रचना की थी वो अबुल फजल ने आईने अकबरी में, ठीक है ना, आईने अकबरी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? अबुल फजल हो जाएगा। नवरत्नों में से एक हुआ करते थे ये अकबर के। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था? सो निम्नलिखित में से किसे आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया था? तो वो है सिकंदर लोदी। कौन है? सिकंदर लोदी है। और
सिकंदरा में एक लाल बलुआ पत्थर संगमरमर से निर्मित है मकबरा। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका 82। औरंगजेब ने जजिया किस वर्ष पुनः आरोपित किया था? तो जजिया की अगर बात करते हैं 1564 में अकबर ने इसको समाप्त किया था, है ना, और 1575 में से फिर से लगा दिया गया था। 1579 से 80 में पुनः समाप्त करा था। उसके बाद 1679 में औरंगजेब ने फिर से लगाया था। सो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? और वैसे जो जजिया सबसे पहले लगाया गया था वो मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद ये लगाया था। उसके बाद समय समय पर जैसे इसने जो ब्राह्मण और महिलाओं पे नहीं लगाया था, जो विधवा महिलाएं हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद फिरोज शाह, सिकंदर लोदी, तो फिरोज शाह ने ब्राह्मणों पर भी लगाना शुरू करा था। और अहमद शाह गुजरात में जजिया कर लगाता है, कश्मीर में जजिया सिकंदर शाह लगाता है। तो ये अलग अलग टाइम पे जो है, शेरशाह के समय जजिया को नगर कर की संज्ञा दी गई थी। फिर अकबर आता है, वो हटाता है, फिर लगाता है, फिर हटाता है, फिर औरंगजेब लगा देता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, जहांगीर चंद्रिका का लेखक कौन था? जहांगीर चंद्रिका एक ऐतिहासिक कृति है और इसके लेखक जो माने जाते हैं वो हैं केशवदास। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था संबंधित थी, किस चीज़ से संबंधित थी? सैनिक प्रशासन, आपको मैंने पहले ही बताया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? तो ये क्वेश्चन आप उत्तराखंड के जब मैं आपको पेपर कराती हूँ आप कई बार कर चुके होंगे, है ना। परमार वंश का शासक पृथ्वीपति शाह ने दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह को अपने यहाँ आश्रय दिया था। पृथ्वीपति शाह के पुत्र मेदिनी शाह ने सुलेमान सिकोह को औरंगजेब को सौंप भी दिया था। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सुलेमान सिकोह। और कई बार एग्जाम्स में पूछा है। बेगम मुमताज़ महल का मूल नाम क्या था? बेगम मुमताज़ महल का मूल नाम आपसे पूछा है। सो इनका नाम था आरजूमंद बानो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की थी? सो मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की थी? चित्रकला का स्वर्ण युग किसके टाइम को बोला जाता है? सो ये बोला जाता है जहांगीर के। किसके टाइम पे बोला जाता है? जहांगीर के टाइम को बोला जाता है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन है आपका 89। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, बताइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन छूटा है कोई? सम्राट जहांगीर को कहाँ पर दफनाया गया था, ये क्वेश्चन है। तो इन्हें लाहौर में दफनाया गया था। ऑप्शन हो जाएगा रावी नदी के तट पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का 89। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सो अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा में है। ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुगल एवं चंद वंश के संबंधों के बारे में किस पुस्तक में वर्णन मिलता है? तो मुगल और चंद वंश के संबंधों के बारे में जिस पुस्तक में इनका वर्णन मिलता है वो है आपकी जहांगीरनामा, है ना। जहांगीरनामा का लेखक कौन है? मुगल सम्राट जहांगीर ही था। इसे बाद में मोतमिंद खान और मोहम्मद हादी ने पूरा किया था। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका 91। भारत में निम्नलिखित नगरों में से किसे गुलाबी नगरी कहते हैं? सो गुलाबी नगरी कहा जाता है, वैसे आमेर के जो महाराजा हुआ करते थे सवाई जयसिंह सेकंड, उन्होंने ही इसको इस्टेब्लिश किया था। और इस जयपुर नगर का वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य था। ब्रिटिश शासन के दौरान इस पर कछवाहा समुदाय के राजपूत शासकों ने शासन किया। और 1876 में तत्कालीन महाराजा सवाई राम सिंह ने इंग्लैंड की महारानी जब एलिजाबेथ प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज अल्बर्ट के स्वागत में इस पूरे शहर को गुलाबी रंग से सजा दिया गया था, तो इसीलिए इसे बोला जाता है पिंक सिटी, गुलाबी शहर। और 2019 जुलाई 2019 में से जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा भी मिला है। तो ये है हमारा ऑप्शन बी। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? जो कि 7 खंडों में विभाजित है, अवधी भाषा में लिखी गई है। सो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तुलसीदास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में कौन सम्मिलित थे? तो शेरशाह को व्यवस्था के सुधारक के रूप में भी जानते हैं। शेरशाह की वित्त व्यवस्था के अंतर्गत सरकारी आय का सबसे बड़ा स्रोत जमीन पर लगने वाला कर यानी कि टैक्स था, है ना। और इसके जो शासन काल है उसमें सर्वेक्षण शुल्क और संग्रह शुल्क भी देना पड़ता, जिनकी दरें भू राजस्व की 2.5 एवं 5% थी। भूमि मापने के लिए इसने 32 इंच या 39 अंगुल वाला सिकंदरी गज व सन की डंडी का प्रयोग किया था। करेंसी सुधार शेरशाह का दूसरा महत्वपूर्ण सुधार, इसने जो है सोने चांदी तांबे के आकर्षक सिक्के चलवाए। इन सिक्कों का अनुकरण मुगल शासकों ने भी किया था। 180 ग्रेन का चांदी का रुपया, 380 ग्रेन का तांबे का दाम लगवाया। शेरशाह ने प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत केंद्रीकरण को वरीयता दी। सूबों को सरकार और सरकारों को परगनों में बांटकर सैन्य और प्रशासनिक अधिकारियों को अपॉइंट किया। सैनिक सुधारों में घोड़ों को दागने पूछा जाता है किसने शुरू करा? सैनिकों की हुलिया लिखने के साथ ही उन्हें नगद वेतन देकर उसने अलाउद्दीन खिलजी की जो पद्धति थी उसको पुनर्जीवित भी करा था। तो यहाँ पर इसने क्या करे थे? सारे के सारे रिफॉर्म्स करे थे। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अकबर का शासन जाना जाता है। तो अकबर का जो शासन है वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है? देखिए, क्षेत्रों को जीतने के लिए भी जाना जाता है, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी, न्यायिक प्रशासन, लेकिन धार्मिक कट्टरता के लिए नहीं जाना जाता है। सो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे। तो बाबर के साम्राज्य में कौन कौन सम्मिलित थे? बाबर देखो कुषाणों के बाद पहला शासक रहा जिसने काबुल और कंधार को अपने कब्जे में रखा। तो काबुल कंधार क्षेत्र, इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना करी। आलम खान के आत्मसमरण के बाद पूरा पंजाब बाबर के कब्जे में, तो पंजाब वाला रीजन आ गया। 6 मई 1529 बाबर ने घाघरा युद्ध में बंगाल बिहार की संयुक्त सेना को हराया। तो परिणाम स्वरूप बाबर का साम्राज्य पूरा आसपास से घाघरा हिमालय से ग्वालियर तक पहुंच गया। आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र भी बाबर के साम्राज्य में था। बाबर ने आधुनिक राजस्थान के शासक चित्तौड़ के महाराणा सांगा को फतेहपुर सीकरी के निकट खानवा के युद्ध में हराया 1527 में, लेकिन राजस्थान के राज्यों पर उसका अधिकार नहीं हो पाया था। तो ऐसे में जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1, 2, 3 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 96 कि स्मारक और स्थान यहाँ पर दिए गए हैं। तो बताइएगा, अगर हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में है ना। और तो ये ऑप्शन चला गया, ये एलिमिनेट। चार मीनार हैदराबाद में है, चार मीनार हैदराबाद पहुँचा दो। दिलवाड़ा मंदिर आबू पर्वत राजस्थान में है। और अक्षरधाम मंदिर हमारा देखो एक दिल्ली में भी है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो फिर वो गांधीनगर गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सा स्मारक? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 97, कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? सो फतेहपुर सीकरी में कौन सा नहीं है? देखो भाई, गुजरात अभियान के बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी में महल बनाया। इसमें उसने स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई का महल, इबादत खाना बनाया। इनमें आपका अकबरी महल नहीं आता है। अकबरी महल आगरा में था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत के शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? तो ये किया था अकबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नूरजहां गुट का सदस्य नहीं था? सो भाई, नूरजहां गुट का सदस्य कौन नहीं था? नूरजहां के गुट में नूरजहां, उसके पिता एतमादुल्ला, माता असमत बेगम, उसका भाई आसफ खान, शाहजादा खुर्रम था। और सभी योग्य राज्य के शीर्ष पदों पर आसीन भी थे। प्रशासन पर इनका प्रभुत्व भी था। इस दल का प्रभुत्व 1622 तक स्थापित रहा। नूरजहां का मूल नाम पूछा जाता है मेहरुनिसा। नूर महल नूरजहां की पदवी इसे जहांगीर ने प्रदान करी थी। इसके पिता का नाम ग्यास बेग तथा माता का नाम असबत बेगम। तो ऑप्शन सी, महाबत खान नहीं था। कौन नहीं था? महाबत खान नहीं था। तबकात ए अकबरी किसने लिखी थी? तबकात ए अकबरी किसने लिखी थी? सो तबकात ए अकबरी को लिखने का जो श्रेय जाता है निज़ामुद्दीन अहमद को जाता है। मुगल दरबारी और इतिहास निज़ामुद्दीन अहमद ने इस ग्रंथ को फारसी में लिखा था।
इस ग्रंथ को तारीख निज़ामी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 101, यानी कि 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान-ए फतेहपुरी कही जाती है? तो ये है आप लोगों की ऑप्शन सी, जामा मस्जिद। और जो जामा मस्जिद है वो एक विशाल मस्जिद है जिसका निर्माण अकबर ने खुद कराया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्वेश्चन नंबर 102, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? सो हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है, अकबर का उद्देश्य महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना था। अकबर ने सबसे पहले 1576 में मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा, जिसमें महाराणा प्रताप पराजित हुए। उन्होंने बिना आत्मसमर्पण किए हुए अरावली की पहाड़ियों में शरण ली, जहां से छापामार युद्ध जारी हुआ। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनजाति का सहयोग भी मिला था। तो ये था आपका ऑप्शन सी। 18 जून 1576 में खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो खानवा के जो युद्ध में पराजित हुआ, सबसे पहले तो किस किस के बीच हुआ? 16 मार्च 1527 आगरा से 35 किलोमीटर दूर बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ, जिसमें बाबर जीता है और ये हारते हैं। और इसी युद्ध में जो बाबर है वो तुलगमा युद्ध प्रणाली का प्रयोग भी करता है। सो ये आपका हारा कौन था यहाँ पे? राणा सांगा जी हारे थे। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जानते थे? सरकार के नाम से जाना जाता था, है ना। सूबा प्रांत होता था। सिपहसालार कार्यकारी मुखिया, बाद में निज़ाम या सूबेदार नाम से जाना जाने लगा। दीवान राजस्व विभाग का मुखिया, बख्शी सैन्य विभाग का मुखिया, सरकार जिला फौजदार प्रशासनिक मुखिया, अमल या अमलगुजार राजस्व वसूली के लिए नियुक्त अधिकारी, कोतवाल कानून व्यवस्था की देखरेख करने वाला, परगना तहसील, सिकदार कानून व्यवस्था का अधिकारी, आमिल या कानूनगो पूछा जाता है, गांव के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाने वाला या लगान का निर्धारण करने वाला, मुकद्दम ग्राम प्रधान, पटवारी लेखपाल होता था। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। सो ये 1761 में लड़ा था। मराठाओं के सेनापति सदाशिवराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ, जिसमें मराठे हारते हैं। और पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, इसमें बाबर जीता है। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी कि हेमू और अकबर की सेना के बीच हुआ, जिसमें अकबर जीता है। तो यहाँ पर जो लड़ा जाता है तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, और अहमद शाह अब्दाली इसमें क्या हो जाता है? जीतता है। अगला क्वेश्चन है, विविध मुगल कालीन निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? कौन सा युग में सुमेलित है, ये आपसे बोला गया है। अब देखो भाई, अगर बात करते हैं हम 1526 में, सेकंड पानीपत थोड़ी हुआ था, 1526 में नहीं 1556 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध अभी पड़ा है, ये आपका कब हुआ था? हल्दी घाटी का 1576 में हुआ था, तो ये भी गलत है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ, तो नादिर शाह यहाँ पर आपका सही होगा। आपको बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले, है ना। नादिर शाह का अटैक होता है 1739 में, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के टाइम पे होता है। 13 फरवरी 1739 में करनाल में युद्ध होता है, मुगल सेना पराजित होती है। नादिर शाह दिल्ली में कुल 57 दिन तक रहा, लगातार लूटपाट करा। वापस जाते समय उसने अपने साथ शाहजहां के द्वारा तख्ते जो ताउस था और साथ में विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा था, उसको भी अपने साथ ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? देखो भाई, तराइन का जो पहला युद्ध होता है वो आपका कब होता है? 91 में होता है। कब होता है? 91 में होता है ना। तो देखो भाई, तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में। कब हुआ? 1191 में हुआ। उसके बाद यहाँ पर पानीपत का दूसरा युद्ध की बात करते हैं तो ये 1556 में हुआ था। 76 में तो हल्दी घाटी हुआ। चंदावर का जो युद्ध हुआ 1194, बिल्कुल सही है। तैमूर अटैक हुआ था 1398 में, ना कि आपका 78 में। तो यहाँ पर जो सही है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, धर्मत का युद्ध किस वर्ष हुआ था? धर्मत का बैटल
सो दरमत बैटल जो हुआ था ना, ये औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था, और इस युद्ध में जोधपुर के राजा जसवंत सिंह दारा शिकोह की तरफ से और मुराद ने अंग्रेजों की तरफ से भाग लिया था, सॉरी औरंगजेब की तरफ से भाग लिया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी 1658 में हुआ था। 15 अप्रैल 1658 में ये उज्जैन के पास में एमपी में मध्य प्रदेश के उज्जैन के पास धर्मत नामक स्थान पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, करिएगा। बीजापुर राज्य में आदिल शाही वंश 1489 तक रहा। तो आदिल शाही की हम बात करते हैं तो वहाँ पर आ जाएगा आपका बीजापुर। उसके अलावा यूसुफ आदिल शाह ने किया था। कुतुब शाही वंश की स्थापना गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह ने 1512 से 18 में करी थी। तो यहाँ पर बताइए फिर क्या हो जाएगा। तो इसका देखो, इसका हो जाएगा गोलकुंडा, ठीक है। उसके बाद निज़ाम शाही की बात करते हैं तो मलिक अहमद ने अहमदनगर में वर्ष 1490 में निज़ाम शाही वंश इस्टेब्लिश करा था। तो यहाँ पे निज़ाम शाही की अगर बात करते हैं तो वो आ जाता है आपका अहमदनगर में, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कहाँ पर, आपका हैदराबाद। शर्की शाही की बात करते हैं तो जौनपुर में मलिक सरवर ने 1397 में इसको गठित किया था, सरकी शाही वंश को। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा जौनपुर। तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या है आपका, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा और संघ। शिवाजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया था। तो शिवाजी ने अपनी जो राजधानी है रायगढ़ दुर्ग, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में प्रसिद्ध दुर्ग है ना, वहीं पर ही 1674 में बनवाकर अपनी राजधानी इसको गठित किया था। तो रायगढ़ आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विजय स्तंभ कहाँ पर है, वेयर इज द विजय स्तंभ सिचुएटेड। सो विजय स्तंभ आपका है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। अगला, पुरंदर की संधि निम्न के मध्य हस्ताक्षरित की गई थी। तो पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को जयसिंह और शिवाजी के बीच में होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस संधि के फलस्वरूप शिवाजी को अपने 4 लाख हुणों वाले 23 किले मुगलों को सौंपने, बीजापुर के खिलाफ मुगलों की सहायता करने का वचन देना पड़ा, और पुरंदर की संधि के शर्तों के तहत संभाजी मुगल दरबार में 5000 मनसब उनको देना, उचित जागीर देना तय किया गया था। और पुरंदर की संधि जयसिंह की शक्ति बल विजय भी रही। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 130, निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक ने अफजल खान को शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा था। सो अफजल खान को शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा था राज्य के किस शासक ने। सो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, बीजापुर। शिवाजी की जो विस्तारवादी नीति थी उससे बीजापुर के शासक सशंकित हो गए, इसीलिए शिवाजी की शक्ति को दबाने और उन्हें बंदी बनाने के लिए उन्होंने अपने योग्य सरदार अफजल खान के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी भेजी, जो अपने उद्देश्य में जैसे ही वो अटैक करते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया था शिवाजी को, तो उन्होंने सारी चीज़ें तैयार रखी हुई थी, और उनकी जैसे ही वो शिवाजी पे अटैक करता है, शिवाजी ने अटैक करवा के उसी की हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन आता है, शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित में से कौन आधुनिक विदेश सचिव के समकक्ष थे। देखो भाई, शिवाजी के राज्य के प्रशासन के लिए अष्टप्रधान की व्यवस्था हुई थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी, जिसमें सुमंत या जो दबीर होते थे वो विदेश मंत्री या विदेश सचिव के समकक्ष थे। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी। अब जो इसमें पेशवा होता था वो प्रधानमंत्री होता था, अमात्य वित्त मंत्री होता था, वाक्यानवीश राजा के दैनिक कार्यों या दरबार का विवरण रखता था, सुरनवीश राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था, सुमंत दबीर विदेश मंत्री सचिव होता था, सरे नौबत सेनापति होता था, पंडित राव धार्मिक कार्यों को देखता था, जो न्यायाधीश होता था वो मुख्य न्यायाधीश था। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी। आंसर डी, शिवाजी के शासन में थे। तो शिवाजी के शासन में कौन थे, 8 मंत्रियों का परिषद का एक गठन, जिन्हें शिवाजी का अष्टप्रधान मंडल भी कहा जाता है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथ एक था जिसे वसूलते थे। तो मराठों के टाइम पे 2 टैक्स हुआ करते थे, सरदेश मुखी और चौथ। तो चौथ एक प्रकार का टैक्स हुआ करता था मराठों के टाइम पे, ऑप्शन सी।
17वीं से 18वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी के द्वारा लगाया गया। पड़ोसी राज्य की शत्रु से रक्षा के लिए 1/4 भाग लिया जाता था और ये लगभग पूरे उत्तर भारत में वसूला जाता, जैसे मराठा उनके प्रांत की विदेशियों के आक्रमण से क्या कर सके, रक्षा कर सके। नेक्स्ट यहाँ पर तिनकठिया अनुबंध किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये इसका संबंध रहा है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन से, जो कि शुरुआत हुई थी गांधी जी के सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में ही किया। किसानों को अपनी ज़मीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती जो करना अनिवार्य था और मालिकों द्वारा तय दाम पर उन्हें बेचना पड़ता था। इसे तिनकठिया पद्धति कहते हैं। सो यहाँ पर होगा आपका चंपारण। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ? तो ये थी आपकी 1882 में सालबाई की संधि हुई थी, जिसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया और एक दूसरे के विजित क्षेत्र लौटा दिए गए। पेशवा माधवा नारायण राव और अंग्रेजों के बीच सालबाई संधि होती संपन्न कराने में महादजी सिंधिया ने मध्यस्थता की थी और इस संधि का दूरगामी उद्देश्य मराठा और अंग्रेजों के बीच में लंबी शांति स्थापित करना था। और ये है आपका मध्यकालीन भारत का आज का लास्ट क्वेश्चन कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस इन द ईयर। पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष में हुआ, ये आपको बता चुकी हूँ। ये आपका मराठा और अहमद शाह अब्दाली अफ़गान के बीच में हुआ, जिसमें मराठों का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था। इस युद्ध में मराठाओं की पराजय होती है और पेशवा के बेटे और उनके अनेक सेनापति सहित बड़ी संख्या में मारे जाते हैं। और इस युद्ध का प्रमुख कारण मराठों द्वारा पंजाब पर कब्जा करना, जो कि पहले अफ़गानों के नियंत्रण में था। तो यहाँ पर अफ़गान जीतते हैं। 14 जनवरी 1761 में ये बैटल हुआ था। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। कल करेंगे मुगलों के पतन से हम आधुनिक भारत की शुरुआत, और अब जो क्वेश्चन आएंगे 300+, वो हैं आपके आधुनिक भारत से, जहाँ से लोअर पीसीएस में चांसेस रहते हैं क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक और शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। गुड नाइट।